नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी की क्लास में। पिछली कक्षाओं में हमने देखा वर्णमाला, संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम। आज बात करेंगे विशेषण की। विशेषण होता क्या है? स्क्रीन पर आप सभी को मेरे सामने दिख रहा है इसकी परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्द या वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द सर्वनाम। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एक शब्द दिए गए हैं। बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो इत्यादि। ये सभी शब्द हमारे पास क्या हैं? विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखते हैं कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से कि वाक्य में विशेषणों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। स्क्रीन पर हमारे सामने कुछ एक उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण, उसका मकान बहुत ऊंचा है। पहला वाक्य, उसका मकान बहुत ऊंचा है। इस वाक्य में हमारे पास अंडरलाइन शब्द किया गया है ऊंचा। जैसे कि हम इस वाक्य की व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर मकान की विशेषता क्या है? ऊंचा होना। विशेषता मकान की ऊंचा होना। यदि बात करें कि इस वाक्य में हमारे पास विशेषण शब्द ऊंचा शब्द। अगला वाक्य, सुरेश की कमीज बहुत सुंदर है। दूसरा वाक्य है हमारे पास, सुरेश की कमीज बहुत सुंदर है। अब दूसरे वाक्य की व्याख्या देखें। कमीज की सुंदरता के बारे में बताया गया है। व्याख्या इस वाक्य की कमीज की किसके बारे में बताया गया है? सुंदरता के बारे में। तीसरा वाक्य, तीनों बालक आ रहे हैं। तीसरा वाक्य, तीनों बालक आ रहे हैं। यदि बात करें इस वाक्य की व्याख्या की, यहाँ कितने बालकों की विशेषता की बात की गई है? तीनों बालकों की विशेषता की। हमारे पास 3 दिए गए हो, 5 दिए गए हो, परंतु जो भी शब्द संख्यावाची आएंगे वे सभी शब्द भी विशेषण की श्रेणी में। अगला वाक्य, सीता 2 मीटर पैदल चली। सीता 2 मीटर पैदल चली। बात करते हैं इस वाक्य की व्याख्या की। 2 मीटर पैदल चलने की विशेषता को बता रहा है। ये तो बात है विशेषण शब्द की कि इस वाक्य में विशेषण शब्द हमारे पास कौन सा है? 2 मीटर। यदि मैं पूछूं आप लोगों से कि इस वाक्य में हमारे पास संज्ञा शब्द कौन सा है, जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि संज्ञा होती क्या है? हमारे आसपास के वातावरण में पाए जाने वाली कोई भी वस्तुएं जिनका कि क्या है? नाम। वे सभी शब्द हमारे पास आते हैं संज्ञा में। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वाक्य में हमारे पास संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा शब्द है हमारे पास सीता। ये बात थी विशेषण के कुछ एक उदाहरणों की। पहला उदाहरण हमने देखा कि इस वाक्य में किस चीज़ की बात हो रही है? मकान की ऊंचाई की। दूसरा वाक्य, कमीज की सुंदरता के बारे में। तीसरा वाक्य, तीनों बालक। यहाँ पर ये तीनों बालक शब्द हमारे पास क्या है? वाक्य की विशेषता। और वे शब्द जो वाक्य की विशेषता प्रकट करें वे शब्द हमारे पास कहलाते हैं विशेषण। अगला वाक्य था हमारे पास, सीता 2 मीटर पैदल चली। इस वाक्य में हमारे पास विशेषण शब्द 2 मीटर। और यदि मैंने आपसे पूछा था कि हमारे पास इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा शब्द हमारे पास सीता। जिस प्रकार हमने देखे कि वर्णमाला के भेद थे, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, उसी प्रकार अब बात करते हैं विशेषण के भेदों की। बात करते हैं विशेषण के भेदों की। विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। अब इन्हें आप भेद कहें, प्रकार कहें, एक ही बात है।
बात करते हैं विशेषण के पहले भेद की, गुणवाचक विशेषण। बात करते हैं विशेषण के पहले भेद, गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध या स्वाद इत्यादि का बोध कराएं। कौन कौन से शब्द? वे शब्द जो व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध या स्वाद इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द, वे सभी शब्द विशेषण के किस भेद में आएंगे? गुणवाचक विशेषण के। अब बात करते हैं इसके उपभेदों की। इसे आगे 8 उपभेदों में विभाजित किया गया है। इसका सबसे पहला भेद गुणबोधक विशेषण, यानी कि विशेषण का वह भेद जो व्यक्ति के गुणों का बोध कराए। अब गुणबोधक विशेषण में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे? अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, सुशील, कर्मठ इत्यादि। ये सभी शब्द व्यक्ति की क्या प्रकट करते हैं? हमारे पास विशेषता कि व्यक्ति अच्छा है, शिष्ट है, सभ्य है, बुरा है। ये सभी शब्द हमारे पास आएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके दूसरे उपभेद की, दोष बोधक उप विशेषण। बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, दोष बोधक विशेषण। दोष बोधक विशेषण में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे? बुरा, अशिष्ट, असभ्य, उद्दंड, दुशील, आलसी इत्यादि। जैसे कि इसके पहले भेद में बात हो रही थी व्यक्ति के गुणों के बारे में, उसी प्रकार इसके दूसरे उपभेद में बात हो रही है व्यक्ति के दोषों के बारे में। व्यक्ति में जिस भी प्रकार की बुराइयां पाई जाएंगी वे सभी आएंगी दोष बोधक विशेषण के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? बुरा, अशिष्ट, असभ्य, उद्दंड, दुशील, आलसी इत्यादि। अब बात करते हैं इसके तीसरे उपभेद की, रंगबोधक विशेषण। रंगबोधक विशेषण, विशेषण का वह भेद जो कि हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के बारे में जानकारी दे। रंगबोधक विशेषण में हमारे पास शब्द आएंगे काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला, सफ़ेद, चितकबरा इत्यादि। वे शब्द जो कि विशेषण के रंग के बारे में बताएं। गुणवाचक विशेषण का अगला भेद कालबोधक विशेषण, जो कि विशेषण की अवस्था का ज्ञान दे या समय का ज्ञान दे। नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर, ये सभी शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएंगे? कालबोधक विशेषण। कि विशेषण नया है, पुराना, प्राचीन, क्षणिक है, क्षणभंगुर, ये सभी शब्द कालबोधक विशेषण के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके अगले भेद के बारे में। गुणवाचक विशेषण का 5वां उपभेद स्थानबोधक विशेषण। 5वां उपभेद स्थानबोधक विशेषण, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का बोध करवाए। क्योंकि विशेषण होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब देखते हैं स्थानबोधक विशेषण में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे? भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी इत्यादि। ये सभी शब्द हमारे पास आएंगे स्थानबोधक विशेषण के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके छठे भेद की, गंधबोधक विशेषण। विशेषण यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के गंध के बारे में जानकारी देने वाला विशेषण का उपभेद। कि विशेषण कैसा है? खुशबूदार है, सुगंधित है, बदबूदार है। विशेषण की अवस्था क्या है? गंधबोधक में खुशबूदार है, सुगंधित है या बदबूदार है। गुणवाचक विशेषण का अगला भेद दिशाबोधक विशेषण। इसका अगला भेद दिशाबोधक विशेषण।
जो कि विशेषण की दिशा का ज्ञान करवाए। पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है, भीतरी है, बाहरी है, ऊपरी है। यानी कि वस्तु की दिशा के बारे में जो भी ज्ञान होगा वो हम दिशा बोधक विशेषण के अंतर्गत उन शब्दों को रखेंगे। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के आखिरी भेद अवस्था बोधक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण के आखिरी भेद अवस्था बोधक विशेषण कि विशेषण की स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है, गीला है, सूखा है, जला हुआ है या पिघला हुआ है। ये सब विशेषण के शब्द अंतर्गत इसके आएंगे, गीला, सूखा, जला हुआ या पिघला हुआ। ये बात थी गुणवाचक विशेषण की तथा उसके अंतर्गत आने वाले सभी उपभेदों की। अब बात करते हैं विशेषण के दूसरे भेद जो कि है संख्यावाची विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाची विशेषण। वे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराएं। संख्यावाचक विशेषण में हमारे पास वे शब्द आएंगे जो कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। देखते हैं इसके कुछ एक उदाहरण। पहला उदाहरण, विकास 4 बार खाना खाता है। विकास कितनी बार खाना खाता है? 4 बार। दूसरा वाक्य, मीना 4 केले खाती है। मीना कितने केले खाती है? 4 केले। तीसरा वाक्य, दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे। तीसरा वाक्य, दुनिया में 7 अजूबे हैं। चौथा वाक्य, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी। संख्यावाची विशेषण के नाम से ही स्पष्ट है कि ये किस चीज का बोध कराएगा? संख्या का बोध। अब इन चारों वाक्यों में हम देख सकते हैं कि हमारे पास संख्या दी गई है। पहले वाक्य में 4 बार खाना, दूसरे वाक्य में 4 केले खाती है, तीसरे वाक्य में 7 अजूबे हैं, चौथे वाक्य में कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी। बात हो रही है विशेषण के दूसरे भेद की, संख्यावाची विशेषण। बात करते हैं संख्यावाची विशेषण के कुछ अन्य उदाहरणों की। यहाँ पर हमारे पास पहला उदाहरण है, अमित के पास 3 पेन हैं। अमित के पास 3 पेन हैं। और दूसरा वाक्य हमें दिया गया है, मुझे कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा वाक्य, मुझे कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों वाक्य संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं, परंतु पहले वाक्य में हमारे पास संख्या कैसी दी गई है? निश्चित, कि अमित के पास कितने पेन हैं? 3 पेन। इसी प्रकार दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरा वाक्य, मुझे कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है कि कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, यह हमारे पास मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि लोगों की संख्या हमारे पास क्या है? निश्चित नहीं की गई है। जिस प्रकार गुणवाचक विशेषण को आगे उपभेदों में बांटा गया था, उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण को भी आगे 2 भेदों में बांटा गया है। अब इसके 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा भेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को आगे कितने भेदों में बांटा गया है? 2 भेदों में। इसका पहला भेद निश्चित संख्यावाची विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं इसके पहले भेद की। बात करते हैं इसके पहले भेद की, निश्चित संख्यावाची विशेषण। ये कौन से विशेषण हैं? ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए या निश्चितता का बोध कराए।
निश्चित संख्यावाची विशेषण में हमारे पास कौन से विशेषण आएंगे? वे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति या सर्वनाम के निश्चित होने का बोध करवाएं, वे सभी विशेषण हमारे पास आएंगे संख्यावाची विशेषण में। और संख्यावाची विशेषण के भी किस भेद के अंतर्गत? निश्चित संख्यावाची विशेषण में। उदाहरण देखते हैं। 4 वृक्ष, 3 कलम, 1, 2, 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम। ये जो भी एग्जाम्पल आप सबके सामने लिखे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबकी संख्या हमारे पास क्या है? निश्चित। इसके कुछ एक उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं। मेरी कक्षा में कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। पहले वाक्य में लड़कों की संख्या क्या है? निश्चित। दूसरा वाक्य, विकास के घर में 2 कमरे हैं। तीसरा वाक्य, राजीव कॉलोनी में कितने घर हैं? राजीव कॉलोनी में 20 घर हैं। अगला वाक्य, मेरे पास 3 फुटबॉल हैं। कितने फुटबॉल हैं? 3। अगला वाक्य, उस पार्क में 12 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 12। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण में हमारे पास कौन कौन से वाक्य आएंगे? जिन भी वाक्यों में वस्तु, व्यक्ति या सर्वनामों की संख्या हमारे पास क्या होगी? निश्चित। वे सभी वाक्य हमारे पास आएंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण में। अब बात करते हैं इसके दूसरे भेद की। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो हमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चितता का बोध ना करा पाए। ऐसे विशेषण जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का बोध ना करा पाए तथा उनमें अनिश्चितता बनी रहे, वे सभी शब्द हमारे पास विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे? कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों। जहाँ पर भी आपको ये शब्द वाक्य में दिखें, वे सभी वाक्य विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य, यहाँ तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला वाक्य, यहाँ तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब अनेक मुश्किलों में हमारे पास एक मुश्किल भी हो सकती है, 10 मुश्किलें भी हो सकती हैं या 100 मुश्किलें भी हो सकती हैं। यहाँ पर मुश्किलों की संख्या हमारे पास क्या है? अनिश्चित है। कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता का कोई बोध नहीं है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। दूसरा वाक्य, कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। असंख्य लोगों में करोड़ लोग भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं या हजारों की संख्या में भी लोग हो सकते हैं। तीसरा वाक्य, रमेश ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया। तीसरा वाक्य है हमारे पास, रमेश ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया। अब थोड़ा सा में हमारे पास 2 चपाती भी हो सकती है, 4 चपाती भी हो सकती है या 1 प्लेट चावल भी हो सकते हैं, 2 प्लेट चावल भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास खाने की संख्या क्या है? अनिश्चित। तो जिन भी वाक्यों में हमारे पास संज्ञा या सर्वनाम की संख्या क्या हो? निश्चित ना हो या उनमें अनिश्चितता का बोध बना रहे, वे सभी शब्द आएंगे हमारे पास अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि विशेषण होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। उदाहरण के लिए जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, ये सभी शब्द हमारे पास क्या हैं?
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, ये सभी शब्द कहलाते हैं विशेषण। इसके बाद हमने विशेषण के कुछ एक उदाहरण देखे। उदाहरण के माध्यम से हमने समझा, हमने जाना कि कौन कौन से शब्द विशेषण हैं। पहला वाक्य था, उसका मकान बहुत ऊंचा है। इस वाक्य की व्याख्या देखी जाए तो यहाँ मकान की विशेषता ऊंचा होना है। दूसरा वाक्य कमीज की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। तीसरा वाक्य तीनों बालक आ रहे हैं। यहाँ पर ये तीनों शब्द क्या है? वाक्य की विशेषता। अगला वाक्य सीता 2 मीटर पैदल चली। यहाँ पर ये 2 मीटर पैदल चलना क्या है? सीता की विशेषता। फिर हमने देखे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 4 प्रकार के। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। फिर हमने देखा विशेषण का पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी? वे शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद इत्यादि का बोध कराने वाले सभी शब्द। फिर हमने देखे इसके उपभेद। इसके गुणवाचक विशेषण के उपभेद हमारे पास 8। नंबर 1 गुणबोधक, नंबर 2 दोषबोधक, नंबर 3 रंगबोधक, नंबर 4 कालबोधक, नंबर 5 स्थानबोधक, नंबर 6 गंधबोधक, नंबर 7 दिशाबोधक और आखिरी भेद अवस्था बोधक। फिर हमने देखा कि गुणवाचक विशेषण के उपभेदों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। इसके बाद हमने देखा विशेषण का दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण या संख्यावाची विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं या संख्या का बोध कराएं, वे सभी शब्द आएंगे संख्यावाचक विशेषण में। फिर हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे। फिर हमने देखा कि जैसे गुणवाचक विशेषण के उपभेद थे, उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर हमने देखा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ऐसे विशेषण जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या सर्वनाम की निश्चितता का बोध कराएं। फिर हमने देखे कि इसमें विशेषण की संख्या हमारे पास क्या होगी? निश्चित। इसके कुछ एक उदाहरण तथा लास्ट में हमने देखा इसका दूसरा उपभेद, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का क्या हो? निश्चितता का कोई बोध ना हो तथा अनिश्चितता बनी रहे। फिर हमने देखे इसके कुछ एक उदाहरण। आज की कक्षा में बस इतना ही। कल हम देखेंगे इसके अन्य 2 उपभेद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।